हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 7th की हम एनसीईआरटीज़ में अपना ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 था हमारा पानी, बहुत ही सर्वाइविंग एलिमेंट हमारा। हमने इसको पढ़ लिया था, कैसे इसकी वाटर साइकिल ओरिजिनेट होती है, इसको हमने समझ लिया था। अर्थ हमारी जो है वो एक टेरेरियम है, टेरेरियम को यहाँ पर डिफाइन करा गया है। एक एक्टिविटी बेस्ड है इस पर, टेरेरियम कैसे बनाया जाता है इसको हमने देख लिया था। वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे था इसको भी हमने देखा था। सैलिनिटी क्या डिफाइन करी गई थी इसको हमने पढ़ लिया था। वाटर बॉडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्टिविटीज़ दे रखी थी, इसको भी हमने पढ़ा लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस थी, इनको हमने देख लिया था। ओशन सर्कुलेशन में हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था कि वेव्स में मतलब हमने ओशन सर्कुलेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था, वेव्स, टाइड्स और करंट में, जिसमें हमने वेव्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया था कि वेव्स कैसे बनती हैं और उन्हीं वेव्स का क्या नतीजा होता है कि सुनामी आती हैं। जब वो वेव्स कुछ ज़्यादा ही हाइट को अचीव कर लेती हैं तो सुनामी आती हैं। इसको हमने पढ़ लिया था। हम आज एक केस स्टडी से स्टार्ट करेंगे सुनामी की। उसको पढ़ने से, उसको स्टडी को स्टार्ट करने से पहले सुनामी को यहाँ डिफाइन करा गया है। सुनामी जो है वो एक जापानीज वर्ड से ड्राइव हुआ हुआ, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, यानी बंदरगाहों पे जो लहरें होती हैं उनको सुनामी बताया गया है। और ये जो होती हैं वो हार्बर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हैं जब भी सुनामी आती है। यानी जब ये हार्बर वेव्स आती हैं तो ये पूरी तरीके से हार्बर को ही वो है डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, अब हम अपनी केस स्टडी को पढ़ लेते हैं कि भाई सुनामी कैसे जनरेट हुई और क्या रीज़न रहा उसका कि 2004 में जो सुनामी आई थी इंडिया के कोस्टल रीजन्स पर, वो किस कारण से आई थी। इसको स्टार्ट करते हैं कि सुनामी या फिर हार्बर वेव, इसने जो है बड़ा ही तहलका मचाया इंडियन ओशंस पर 26 दिसंबर 2004 को। एक वेव जो कि अर्थक्वेक के होने की वजह से उभरी, एक वेव उभरी अर्थक्वेक के होने की वजह से, जिसका एपी सेंटर जो है वो वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा माना गया है। सुमात्रा कहाँ पर है? सुमात्रा हम पीछे वर्ल्ड के मैप में देख लेते हैं। ये है हमारा सुमात्रा रीजन, इसको मैं रेड कलर से करता हूँ। ये है आपका सुमात्रा रीजन। ठीक है, यहाँ पर इसका एक एपिसेंटर था अर्थक्वेक का, और यहाँ से जो है वो एक अर्थक्वेक आया और जिसकी वजह से जो है वो ओशन में एक डिस्टरबेंस हुआ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज 9.0 ऑन अ रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक की जो एक तीव्रता थी वो 9.0 मानी गई रिक्टर स्केल पर। हम उसे मेजर करते हैं। अर्थक्वेक को मेजर करने का रिक्टर स्केल होता है, जितना कम स्केल होगा उतना उसका डैमेज कम होगा और जितना रिक्टर स्केल ज़्यादा होगा उतना उसका डैमेज ज़्यादा होगा। ये हमने पढ़ा था पीछे। अब कह रहे हैं कि एज इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट देयर वाज सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। हुआ क्या, इंडियन प्लेट जो हो गई वो बर्मा प्लेट के नीचे घुस गई। सपोज ये इंडियन प्लेट है, सपोज ये बर्मा प्लेट है, सॉरी, और ये है हमारी इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट जो थी वो बर्मा प्लेट के नीचे घुस गई, यानी ये इंडियन प्लेट है और ये है बर्मा प्लेट। तो इंडियन प्लेट जो हो गई वो बर्मा प्लेट के नीचे घुस गई जाके। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है वो एक सडन मूवमेंट हुआ। जाहिर सी बात है, जब फ्लोर के नीचे किसी तरह का भी कोई डिस्टर्बेंस होगा, मूवमेंट होगा, तो उसके असर आपको ऊपर दिखाई देंगे। तो जब ऊपर उसके असर दिखाई दिए तो जिसकी वजह से जो आरसी का जो मूवमेंट था वो डिस्टर्ब हुआ और बहुत ही तेज डिस्टर्बेंस हुआ, वहां पर मूवमेंट हुआ बहुत तेजी से पानी का, जिसकी अर्थक्वेक की वजह से। द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड अबाउट 10 to 20 मीटर एंड टिल्टेड इन डाउनवर्डली डायरेक्शन। तो ओशन फ्लोर जो थी, ओशन फ्लोर में एक गैप आ गया 10 से 20 मीटर का। ठीक है, 10 से 20 मीटर का गैप आ गया जब इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे घुसी और उससे वहां पर एक 10 से 20 मीटर का गैप जनरेट हुआ। ठीक है, अब ये जब गैप जनरेट हुआ तो इस गैप के जनरेशन होने की वजह से एक ह्यूज मास जो ओशियन का था, पानी का, ओशन का पानी है, समुद्र का जो पानी था, वो एक ह्यूज क्वांटिटी में जो है वो उस गैप में फ्लो कर गया, फ्लोड टू फिल इन द गैप दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब टिल्ट होके नीचे अंदर घुसी इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे, उससे एक गैप जनरेट हुआ और उस गैप के जनरेट होने की वजह से ओशियन का बहुत ह्यूज अमाउंट में पानी का उस गैप में घुसकर गैप को फिल करना, इससे पानी का बहुत तेजी से डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो कोस्ट लाइन पे जो पानी एरियाज था साउथ में और साउथ ईस्ट एशियाज में, साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में, कौन सा, यानी जो एशिया का साउथ और साउथ ईस्ट जो रीजन है वहां से बहुत तेजी से जो है वो पानी पीछे की तरफ खिसका। यानी जब यहाँ पर एक डैमेज हुआ, यहाँ पर जब प्लेट्स में डिस्टर्बेंस हुआ तो इससे पानी जो था
वो साउथ का और साउथ ईस्ट एशिया कौन सा है हमारा, ये है ना, ये एशिया है पूरा। एशिया का साउथ ईस्ट रीजन आपका यहीं पर करीब पड़ता है, इस तरफ का एरिया जो था। तो यहाँ से पानी भरा बहुत तेजी से, और कोस्टल एरियाज पे जब पानी भरा तो ये पानी सारा पीछे की तरफ खिसका। इन कोस्टल एरियाज पे जो है पानी सारा पीछे की तरफ खिसका, यानी उस गैप को भरने के लिए पानी उस तरफ की तरफ उधर भागा, ठीक है, गैप में भरने के लिए भागा, ठीक है। तो जब वो पानी उसमें भरा, और भरने के बाद क्या हुआ, आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट द वाटर मासेस रश्ड बैक टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन। हुआ क्या, जब पानी दोबारा से इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट जो थी, इंडियन प्लेट बिलो जो कि बर्मा प्लेट के नीचे घुस गई थी, वो वापस से जो है वो थ्रस्ट हुई, उसमें थ्रस्टिंग हुई, थ्रस्टिंग होने की वजह से पानी दोबारा पीछे की तरफ वापस निकल कर आया। दोबारा पानी, आप जब एक तरीके से आप यूं समझ के चलिए, आप पानी के अंदर हैं, पानी के अंदर आप हाथ डालिए, कोई आप एक टब ले लिए, टब के अंदर आपने हाथ, दोनों हाथ डालिए, और दोनों हाथ डालने के बाद आप एक क्लैप करिए। तो जब आप क्लैप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पानी एकदम छपाक से ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक वैसा ही हुआ, जब ये दोनों प्लेट्स जो थी वो आपस में थ्रस्ट हुई, और थ्रस्ट होने की वजह से पानी एकदम उछाल मारता है, और उछाल मारने के बाद जो है वो कोस्टल एरिया से दोबारा पीछे की तरफ भागता है, ठीक है। तो जब ये कोस्टल एरिया से भागा तो इससे जो है कि एक लहर क्रिएट हुई, जो कि 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बताई गई। पानी की रफ्तार बहुत तेजी से निकल कर आई। 10 से 20 मीटर के गैप की जो दरार थी, जो दरार में जब दोबारा प्लेट वापस मिली, तो जो पानी भरा था उसमें पानी दोबारा छपाक से बहुत तेजी से उठा, और तेज उठने की वजह से जो है उसकी स्पीड जो हो गई वो 800 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ ली उसने, ठीक है, जो कि एक कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है। और जब वो पानी 800 किलोमीटर रफ्तार से पीछे कोस्ट लाइन की तरफ आया, तो उसने कंप्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन के जो कुछ आइलैंड थे उनको पूरी तरीके से उन्हें डुबो दिया, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा किस तरीके से जो है वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, पानी भरा गैप में, और गैप में दोबारा पानी वहां से बाहर निकला स्पीड के साथ, और वो बहुत तेजी के साथ जो है वो कोस्टल एरियाज पर आया, और उसने आइलैंड को, वहां के इंडियन ओशन के आसपास के आइलैंड को पूरा डुबो दिया। जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान और निकोबार आइलैंड का, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कहलाया जाता है इंडिया का, वो कंप्लीटली डूब गया। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न, आप जब देखोगे, जब वेस्टर्न इस सुमात्रा के रीजन पर अब आप देखोगे, तो सबसे पहले जो आइलैंड पड़ेगा, सबसे पहले जो आइलैंड पड़ेगा वो यहाँ पर एक अंडमान और निकोबार आइलैंड पड़ेगा, इस जगह पर, इस जगह पर। तो जैसे ही वो यहाँ पर आया तो सारा पानी सबसे पहले यहाँ पहुंचा अंडमान निकोबार आइलैंड पे, जिसकी वजह से वहां पे स्पीड भी ज्यादा थी, ठीक है। और वो वहां पर पूरा हमारा जो इंडियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है, वो पूरा डूब गया। एज द wave moved from the earthquake epicenter from the Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wavelength decreased with decreasing depth of water। अब हुआ क्या, जब ये अंडमान आइलैंड से, यानी कि जब एपी सेंटर जो सुमात्रा का रीजन था, वहां से जैसे ये अर्थक्वेक मूव, जो वेव जो होती है वो मूव करती है अंडमान आइलैंड की तरफ और श्रीलंका की तरफ, तो आते आते क्या होता है, एक उसकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जहां वहां पर पानी की डेप्थ जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई, पानी की गहराई थोड़ी सी डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज होने की वजह से जो थी वो वेवलेंथ में असर पड़ा, वेवलेंथ भी थोड़ी सी कम हो गई। जब वेवलेंथ कम हो गई तो वेवलेंथ कम होने के बाद जो थी, जो उसकी स्पीड 800 किलोमीटर थी, वो 800 किलोमीटर ना रह के 70 किलोमीटर पर आकर ठहर गई, जिसकी वजह से वहां पर जो असर था वो इम्पैक्टली थोड़ा सा कम हुआ। अगर 700 से 900 किलोमीटर की वेवलेंथ पे वो स्पीड आती तो भैया बहुत बुरा हाल होता। तो जो डिस्ट्रक्शन बताया गया है, आगे जो बताया जाएगा डिस्ट्रक्शन, वो डिस्ट्रक्शन बहुत होता, उसकी तो इंतहा नहीं होती, ठीक है। तो ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आ गई वेवलेंथ, और इसी की वजह से जब ये 70 किलोमीटर की रफ्तार ने पकड़ के, जब ये सुनामी की वेव 3 किलोमीटर अंदर घुसी कोस्टल एरिया से, तब इसने जो है वो 10,000 लोगों को मार दिया, और कई सारे लाखों घर जो हैं वो तबाह हो गए। 70 किलोमीटर की स्पीड पर आपके 10,000 लोगों का मरना और एक कोस्टल एरिया पे लाखों लोगों का घर का अफेक्ट हो जाना, ये सिर्फ और सिर्फ एक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की एक इंटेंसिटी पर ये डिस्ट्रक्शन है। अगर ये इंटेंसिटी कम ना होती, वही 800 किलोमीटर की इंटेंसिटी पर रहती, तो वेवलेंथ, तो वेव्स कितनी अंदर चली जाती, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। कितना डिस्ट्रक्शन होता, हो सकता है लहर पार करके वेस्टर्न घाट से निकल जाती,
हो सकता है, पॉसिबली है। मैं एक एग्जाम्पशन बता रहा हूँ कि अगर 800 किलोमीटर की रफ्तार वो पकड़ी हुई होती तो आप ये समझ सकते हो कि वो हो सकता है वो पूरी क्रॉस कर जाती सदर्न पार्ट को पूरा हमारा, और निकलती कहाँ से, वेस्टर्न घाट से होते हुए वेस्टर्न पार्ट से निकल जाती इंडिया के। तो हो सकता है तब पॉसिबल था। तो ये हमारे पानी की डेप्थ की डिक्रीजमेंट होने की वजह से थोड़ी सी वेव पर एक असर पड़ा, और जिसकी वजह से वेव हमारे हल्की पड़ गई, तब ये इतनी तबाही बताई गई है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में जो वर्स्ट अफेक्टेड कोस्टल एरियाज रहे हैं वो आंध्र प्रदेश का रहा, तमिलनाडु का, केरला, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार आइलैंड पर सबसे ज़्यादा तबाही यहाँ पर हुई। ठीक है। वर्ल्ड अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में। इट इज़ पॉसिबल टू गिव अ 3 आवर नोटिस ऑफ अ पोटेंशियल सुनामी, यानी हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। यानी अगर ओशियन में किसी भी तरीके की कोई हलचल होती है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर हलचल होती है तो हम ये मान सकते हैं कि भाई 3 से 4 घंटे में एक चांसेस हैं कि सुनामी जनरेट हो सकती है। ठीक है। हम ये सिर्फ मान सकते हैं, एक प्रिकॉशन के तौर पर हम मान सकते हैं कि हम किनारे पर ना जाएं, उन तट इलाकों के जो हम किनारे पर बिल्कुल ना जाएं, अगर हमें ओशियन में किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस फील हो रहा है तो। ठीक है। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो होते हैं वो पैसिफिक ओशंस के अक्रॉस में होते हैं, लेकिन इंडियन ओशन में ऐसे वार्निंग सिस्टम नहीं होते। हम ये मान के चलते हैं कि जो पैसिफिक ओशन से जो कोस्टल एरियाज हैं उनके आसपास अगर ओशियन में किसी तरह का कोई अर्थक्वेक जो है वो अगर होता है तो हम ये मान सकते हैं कि 3 से 4 घंटे में उन पैसिफिक ओशंस के आसपास के इलाकों पे जो है वो सुनामी के चांसेस हैं। लेकिन हम इंडियन ओशन पर ऐसा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सुनामी जो होती हैं वो रेयर होती है इंडियन ओशन में, और यहाँ पर सीजमिक एक्टिविटी जो होती हैं वो कम होती हैं कंपेयर टू द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक रीजन पर सीजमिक एक्टिविटी ज़्यादा आकर होती हैं, इसलिए हाँ वहाँ पर ये वार्निंग के सिस्टम बताए गए हैं कि 3 से 4 घंटे का हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं कि सुनामी के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है। ये डिस्ट्रक्शन की आपको यहाँ पर पिक्चर देखने को मिल रही है जिसमें आपको पूरा दिख रहा है ये कार, ये झोपड़ी, ये पेड़, ये सब आपको ये पानी दिख रहा है। यहाँ पे किस तरीके से जो है आप ये देख रहे हैं कि वेव्स जनरेट हो रही हैं किस तरीके से। तो ये तमिलनाडु के कुछ कोस्टल रीजन की एक इमेज आपको यहाँ पर पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं। द सुनामी दैट ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. 2004 की जो सुनामी जिसने साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के कोस्टल रीजन्स को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद करा, इसको बहुत ही डिवास्टेटिंग सुनामी बताया गया पिछले सैकड़ों सालों में। यानी सैकड़ों सालों में अगर कोई सुनामी आई उसके बाद ये भयानक सुनामी देखने को मिली है। The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring the early warning system and a knowledge among the coast dwellers of the Indian Ocean. तो ये डैमेज है, इस डैमेज की वजह मतलब डैमेज जो हुआ लाइफ और प्रॉपर्टी को, ये एक नतीजा हमें बताता है कि हमारा एक मॉनिटरिंग, एक लैक ऑफ मॉनिटरिंग है, हमारी एक निगरानी में कमी है कि हम इन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को हम पहचान नहीं पाए। और जो इंडियन ओशन पर जो कोस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो तटीय इलाकों पर जो रहने वाले लोग होते हैं, उनको भी इस तरीके की कोई भी नॉलेज नहीं थी कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या चांसेस हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे आगे जो है कह रहे हैं कि द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव्स। जो यहाँ पे इंडिकेशन बता रहे हैं कि सुनामी के अप्रोच होने के क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, वो एक तो ये कि बहुत तेजी से पानी का कोस्टल रीजन से पीछे की तरफ खिसकना। ठीक है। बहुत तेजी से पीछे की तरफ खिसकना अगर है तो ये हम समझ सकते हैं कि वो दोबारा उसके बाद जब आएगा वापस तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेव्स लेकर आएगा। तो अगर यानी कि पानी तट से बहुत पीछे की तरफ खिसक रहा है, पीछे की तरफ खिसक रहा है मतलब यानी कि वो पानी जो है वो ओशंस की तरफ ही खिसक रहा है, तो बहुत तेजी से पीछे की तरफ खिसक रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब पानी वापस लौटेगा तो बहुत तेजी की तरफ से लौटेगा, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेव्स जनरेट होंगी और वो अंदर घुसती चली जाएंगी शहर के। ये एक इन्होंने इंडिकेशन बताया है। ठीक है। और ऐसा जब हुआ था उस कोस्टल रीजन पर, तो लोग वहां से भागने की बजाय हाई ग्राउंड पर जाने की, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड, यानी कि वो वापस शहर में भागने की बजाय वो भागे कहाँ पर, वो कोस्ट पे और घुस गए जाके। यानी कोस्टल एरियाज पे जहाँ पे जितनी जमीन खाली होती चली गई वो और आगे बढ़ते चले गए देखने के लिए यार पानी इतने पीछे कैसे चला गया। और इतनी देर में वो समझ पाते, इतनी देर में लहर उठ कर आ गई, और लहर जब उठ के आई तो
सबको ही ले गई वो अपने साथ डुबो के। तो एज द कॉन्सिक्वेंस देयर वॉज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑनलुकर्स व्हेन द जाइजेंटिक वेव सुनामी स्ट्रक। तो जिसका यही नतीजा हुआ कि जो क्यूरियस ऑनलुकर्स थे वो भी उन जाइजेंटिक वेव्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाए और वहां पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। अगर लोग अवेयर होते कि पानी बहुत तेजी से पीछे की तरफ भाग रहा है और वो वहां से आगे ना बढ़ के अपने शहर की तरफ भागते, अंदर अपनी तैयारी करते तुरंत भागने की वहां से, तो हो सकता था ये डिस्ट्रक्शन थोड़ा कम होता और जाने कम जाती। तो ये पूरा एक रीजन बताया कि सुनामी जिसने इतनी बहुत ही भयानक तबाही मचाई, उसमें हमें लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें पता चली कि भाई हमें पूरा आइडिया नहीं था कि ऐसा होगा। तो अगर हम ऐसा कर लेंगे, हम उस कोस्टल एरियाज में आग की तरफ न जाने के बजाय हम वहां से अपने घर की तरफ वापस चले जाते तो हम बच जाते, तो हमारे चांसेस कम होते डिस्ट्रक्शन के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइड्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये सुनामी का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, कैसे सुनामी अकर हुई थी। टाइड्स, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। यानी कि एक रिदमिक तरीके से, यानी रिदमिक तरीके से मतलब ये कि एक टाइम ड्यूरेशन पर, ठीक है, कि एक टाइम ड्यूरेशन में पानी राइज करता है और फिर उसके बाद फॉल कर जाता है, फिर उतना टाइम ड्यूरेशन बाद फिर राइज करता है, फिर फॉल कर जाता है। तो एक रिदमिक प्रोसेस है, यानी कि एकदम रिदम तरीके से काम कर रहा है। जैसे हम गाना गुनगुनाते हैं तो फिर उसी तरीके से तो गुनगुनाते हैं जैसे गुनगुनाना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से कि एक टाइम पर पानी का ऊपर की तरफ चढ़ना और पानी का फिर ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ गिराना, और वो भी दिन में 2 बार। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तब हम उससे कहते हैं कि वो टाइड आया है। हिंदी में कहे तो ज्वार भाटा। ठीक है, इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। यानी हाई टाइड हम उसे तब कहेंगे जब पानी जो होगा वो ज़्यादा हिस्सा कवर करते किनारे पर आ जाएगा। सपोज ये एक ज़मीन का हिस्सा है, ज़मीन का एक हिस्सा है और पानी यहाँ पर एक लेवल पर ये पानी है हमारा। ठीक है, तो ये पानी एक टाइम पर जो होगा वो चढ़ेगा और यहाँ पर जो है वो एक ये हाई टाइड, यहाँ पर पानी के हाईएस्ट लेवल पर यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा हाई टाइड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन रिवर्स हो जाए, सपोज ये पानी जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे कम हुआ, ये कम हुआ, फिर ऐसे कम हुआ, यहाँ पे ये कम होना शुरू हुआ और कम होना शुरू हुआ धीरे धीरे, तो यहाँ पर जो हो गया वो धीरे धीरे कम हो गए, फिर से दोबारा अपने इसी लेवल पर पानी पहुंच जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका लो टाइड। ठीक है, लो टाइड क्या होगा इसको समझते हैं कि इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड फ्रॉम द शोर। जिस तरीके से पानी ऊपर की तरफ एक बार चढ़ा था तो वो हाई टाइड हुआ था और फिर उसके बाद जो है पानी वो नीचे की तरफ गिर गया, तो वो बन गया आपका लो टाइड। ठीक है, टाइड ये होते क्यों हैं, ये जो टाइड्स होती हैं ये लहरें बनती कैसे हैं, आगे पीछे पानी का आना जाना ये क्यों होता है, इसको हम समझ लेते हैं। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tide। यानी एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि एक गुरुत्वाकर्षण पुल लगता है जो कि सन की तरफ से लगता है और मून की तरफ से लगता है। कहाँ पर लगता है, अर्थ की सरफेस पर लगता है, और इसकी वजह से होती हैं टाइड्स क्रिएटेड। वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड। यानी कि जो पानी होता है ना अर्थ का, वो करीब है मून के। ठीक है, तो मून का जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स वो जो होता है वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, और जिसकी वजह से हाई टाइड्स जनरेट होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हाई टाइड्स बनती है, क्योंकि मून अर्थ के करीब में है और मून का अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो अर्थ की सरफेस पे जो पानी है वो जो है वो खिंचता है, और उस खिंचने की वजह से जो है वो हाई टाइड्स क्रिएट होती हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। ठीक है, जब फुल मून होता है, ठीक है, जब फुल मून होता है यानी कि पूरा एक चंद्रमा आपको दिखता है सामने, पूरा एक गोल आकार का पूरा आपको एक मून दिखता है, या फिर एक नया मून दिखता है, यानी कि एकदम बिल्कुल नया मून, बहुत बारीक सा जो है वो पतली सी मून की जो एक झलक दिखती है, वो जब उस टाइम पीरियड की बात करें तो उस टाइम पर जो सूरज होता है
जो चांद होता है और जो अर्थ होता है वो सेम लाइन में होते हैं, जिसकी वजह से जो होती हैं वो हाई टाइड्स जनरेट होती हैं, ठीक है। और इन टाइड्स को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स, इन टाइड्स को कहते हैं हम स्प्रिंग टाइड्स। इसकी इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर फुल मून और जो होता है न्यू मून होता है, फुल मून और न्यू मून कब होता है, वो कौन सी सिचुएशन होती है, वो आपको पता चलेगी यहाँ पर कि ये फुल मून की सिचुएशन है आपकी, ये है फुल मून की सिचुएशन, और ऊपर वाली जो है ये है न्यू मून की सिचुएशन, ठीक है। जब पूरा चांद होता है तो पूरे चांद में क्या होता है, पूरे चांद में सन और मून के बीच में अर्थ होती है, और नए चांद के बीच में क्या होता है, सन के बीच में अर्थ के बीच में मून होता है, यानी सन और अर्थ के बीच में मून होता है, तो वो न्यू मून होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए देखिए मून करीब में है, मून यहाँ पे अर्थ की सरफेस के करीब में है, जिसकी वजह से मून का ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा है वो यहाँ जब पानी पे लग रहा है तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं एक मोटी सी लेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इस तरफ खास तौर पे, तो ये मून के ये पानी को अपनी तरफ खींच रहा है मून इस तरीके से, और वहीं सन दूर है साइज में बड़ा है तो पानी इस तरफ सन खींच रहा है, तो इससे जो है वो यहाँ पर हाई टाइड्स क्रिएट होती हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर अब सन का और मून का दोनों का ग्रेविटेशनल पुल फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से पानी जो है वो इस तरीके से जो है वो ये उठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब मून जो होता है वो अपने पहले और लास्ट क्वार्टर में होता है तो ओशियन वाटर्स जो होता है वो ड्रॉन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून रिजल्टिंग इन लो टाइड। अब जो ऊपर नीप टाइड दे रखा है उसे ही हम न्यूब टाइड कहते हैं, दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। अब नीप टाइड्स में क्या होता है, देखिए नीप टाइड्स में ये होता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई किसी के बीच में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सन है, ये आपका सन है इधर, और यहाँ पे अर्थ और ये मून है, तो पहले क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में मून अगर यहाँ पर है और लास्ट क्वार्टर में मून इस तरफ होगा, यहाँ पे कहीं आपका मून होगा, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पर देखिए मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है कहाँ पे, ऊपर, तो यानी पानी ऊपर की तरफ यहाँ खींच रहा है, और सन जो खींच रहा है वो पानी इधर खींच रहा होगा, तो इससे क्या होगा, इससे एक डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक डायगोनली यानी ये अपनी तरफ खींचने की फिराक में है और सन जो है वो अपनी तरफ खींचने की फिराक में, तो इससे जो है वो एक प्रॉपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं पाता, जो कि डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सन का और मून का, जिसकी वजह से जो है वो लो टाइड्स जनरेट होती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से प्रॉपर ग्रेविटेशनल फोर्स ना लग पाने की वजह से जो है वो लो टाइड्स जनरेट होती हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। हाई टाइड्स हेल्प्स इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स। अब हाई टाइड से नेविगेशन का पता लगता है, देखिए नेविगेशन का पता हम उससे भी लगाते थे पोल स्टार से, ये हमने पढ़ा था क्लास 6 की ज्योग्राफी में, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तो हमने पोल स्टार को पढ़ा था, ठीक है। नॉर्थ तारा जो होता है, ठीक है, उसे पढ़ा था हमने। हाई टाइड से भी जो है वो नेविगेशन का पता चलता है, क्यों, क्योंकि जब हाई राइज होता है ना, हाई राइज होने की वजह से पानी जो होता है वो शोर्स की तरफ खींचता है, यानी पानी जो है वो जमीन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उस केसेस में ये समझ सकते हैं जो जो शिप में बैठे हुए लोग होंगे वो ये समझ सकते हैं कि पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आगे कहीं पर जो है वो शोर हमें मिलेगा, यानी किनारे मिलेगा, आगे हमें जो है वो कोई किनारा नजर आ जाएगा, तो यहाँ से नेविगेशन पता चला गया उनके। दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट हार्बर मोर इजीली। अब क्या होगा, देखिए हार्बर पे ये आपको पता है कि शिप्स आते हैं, अराइव करते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं। जब पानी जो होगा आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा तो उससे क्या होगा, जब पानी अपने साथ जो होगा वो शिप को भी खींचता हुआ ले जाएगा, तो यानी शिप जो होगा वो आसानी से जो है वो हार्बर के पास आसानी से चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये हाई टाइड्स जो होते हैं वो शिप को आसानी से जो है वो हार्बर की तरफ जो है वो पहुंचा देते हैं, ठीक है। हाई टाइड्स जो होते हैं हेल्प करते हैं फिशिंग करने में भी। हाई टाइड्स फिशिंग करने में कैसे हेल्प करते हैं, कई सारी जो मछलियां होती हैं वो कम क्लोजर टू द शोर, हाई टाइड में किनारे की तरफ मछलियां आ जाती हैं, हाई टाइड में किनारे की तरफ जब मछलियां आ जाती हैं, और किनारों पर ही खड़े हुए होते हैं कौन, किनारे पर ही खड़े हुए होते हैं मछुआरे, तो मछुआरों को आसानी से जो होती हैं वो फिश आसानी से वो कैच कर लेते हैं। दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच, और इसी तरह उन्हें जो है वो बहुत सारी ढेर सारी मछलियां आराम से मिल जाती हैं, क्योंकि हाई टाइड के टाइम पर मछलियां जो होती हैं वो किनारों की तरफ पहुंचती हैं।
द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर ड्यू टू टाइड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। अब होता क्या है, कई जगहों पे जो होता है इन्हीं हाई और लो टाइड्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करा जाता है। कैसे करा जाता है, इसको एक तरीके से मैं छोटे से क्लियर करके एक डायग्राम से बना लेता हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ पे ये एक सिचुएशन है इस तरीके की। ठीक है, अब है क्या चीज, यहाँ पे किसी ने टरबाइन लगा दी, यहाँ पर किसी ने टरबाइन लगा दी, सपोज एक टरबाइन, इसके ये फैन है, पंखे हैं। ठीक है, और यहाँ से उसने किसी को कनेक्ट कर दिया और यहाँ से ये वायरिंग है। सपोज ये एक पोल है खड़ा हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर एक ये इस पर बल्ब जल रहा है। इसको मैं येलो कलर से दिखाता हूँ ताकि बल्ब लाइट जलेगा तो बल्ब येलो कलर से दिखा। ये एक बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे ये टरबाइन के फैन चले हुए दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, पानी जो होगा, सपोज पानी है, पानी शोर की तरफ बहेगा। जब शोर से बहेगा ऊपर की तरफ हाई टाइड में आएगा, तो जब ये इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये टरबाइन के जो फैंस होंगे ये घूमने लगेंगे। ये जब सर्कुलेट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और यहाँ से ये बल्ब लाइट अप हो जाएगा। ठीक है, जब पानी ऊपर शोर, और ठीक उसी तरीके से जब पानी लो टाइड में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तब भी वो विंड से टकराएगा, उससे टकराएगा इसके टरबाइन से, और तब भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस तरीके से जब पानी आता है तब भी अपने साथ एक फोर्स लेकर आता है, और जब पानी पीछे की तरफ जाएगा तब भी जो है वो एक अपना फोर्स खींचेगा पीछे की तरफ, तब भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट होगी, और टरबाइन जब रोटेट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, एक हल्का सा मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ज़्यादा टिपिकल एग्जाम्पल नहीं है, ये हल्का सा एग्जाम्पल था समझने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ओशियन करंट क्या होते हैं। ओशियन करंट क्या होते हैं? ओशन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। ओशन करंट जो होती हैं वो स्ट्रीम्स हैं जो पानी फ्लो करती हैं लगातार ओशन की सरफेस पर, ओशन की सरफेस पर। यानी सपोज ये ओशंस हैं, इस ओशंस हैं, और इन ओशंस पे जो है वो यहाँ पर जो है वो कुछ करंट जो है वो फ्लो कर रही है उसकी सरफेस के ऊपर पानी की, एक डेफिनेट डायरेक्शन में। सपोज कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे घूमती भी जा रही है इस तरीके से। ठीक है, तो वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो है वो घूमती हैं, प्रॉपर तरीके, डेफिनेट डायरेक्शन ही होता है उनका। ठीक है, ये नहीं हो सकता, इसमें नहीं होगा ये इस तरीके से घूमती हैं, इस तरीके से घूम रही हैं, या ऐसे घूमती हुई जा रही हैं इस तरीके से, तो उनका डेफिनेट डायरेक्शन होता है। द ओशियन करंट में बी वार्म और कोल्ड। ओशन करंट जो होती हैं वो गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। आगे इसको 5.6 में जो है वो एक मैप दे रखा है, उसमें हम इसको सही से समझेंगे आगे। ठीक है, generally the warm ocean current originate near the equator and move towards the pole। जनरली जो गर्म ओशन करंट होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर से जनरेट होती हैं। जो गर्म होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि इक्वेटर पर सन की रेज जो हैं वो सीधी पड़ती हैं, और सीधे पड़ने की वजह से जो वहाँ का जो ओशन सरफेस है, पानी का क्षेत्र, ये रीजन है, वहाँ से जो होती हैं वो गर्म हवाएं क्रिएट होती हैं। तो वो बेसिकली इक्वेटर से ही जो है वो वार्म ओशन से जो करंट होती हैं वो जनरेट होती हैं, और वो पोल्स की तरफ जाती हैं घूमती हुई। पोल्स की तरफ जाने का मतलब ये है कि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे दोनों किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करती हैं। ठीक है, द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड एज टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। कोल्ड करंट क्या होती हैं? कोल्ड करंट जो होती हैं वो पानी कैरी करती हैं पोलर से, या फिर कहें हायर लैटिट्यूड से। जो एरिया, हायर लैटिट्यूड का मतलब जो होगा आपका पोल का रीजन कहलाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो ट्रॉपिकल में लाती हैं और लोअर लैटिट्यूड में लेकर आती हैं। लोअर लैटिट्यूड यानी कि ट्रॉपिकल रीजन आपका कौन सा होगा? वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला रीजन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला रीजन है, वो आपका ट्रॉपिकल रीजन है। तो कोल्ड करंट जो होती है वो अपने आप, क्योंकि देखिए गर्म हवा उठी, गर्म हवा उठने के बाद जो है वो फ्लो करती है पोलर की तरफ। जब पोलर पहुंचेगी तो वो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी हवा घूम के कहाँ पर होती है? वो कंडेंस होकर बैठती है नीचे की तरफ। तो जब वो बैठती बैठती नीचे आती है तो वो ट्रॉपिकल रीजन में आती है। ठीक है, ये वही चीज़ कह रहे हैं, ये कोल्ड करंट जो होती हैं वो अपने साथ पानी को कैरी करके ले जाती हैं, फ्रॉम पोलर से लेके आती हैं और लाती हैं कहाँ पर? ट्रॉपिकल में या लोअर लैटिट्यूड में लेकर आती हैं। लेब्राडोर इसका एग्जाम्पल है कोल्ड करंट का, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वह एग्जाम्पल है वार्म करंट का। ये भी हम देखेंगे लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर है। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर है इसको हम अभी देखेंगे।
आगे देखते हैं। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। अब जब ये ओशन करंट निकल रही हैं तो इनका एक रीजन में, जिस रीजन में भी जहाँ पहुंच रही हैं वहां पे उनका एक टेम्परेट कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, यानी वहां के रीजन्स को जो है वो थोड़ा सा प्रभावित करती हैं। गर्म हवा निकल रही है तो थोड़ा सा गर्मी वाला इलाका, थोड़ा सा हल्का सा गर्माहट वाला इलाका बनने लगेगा। तो ओशन करंट जो होती है वो टेम्परेचर को, कंडीशंस को जो है वो एरिया की जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं, वहां के एक वातावरण को थोड़ा सा प्रभावित करती हैं। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। जो गर्म करंट होती हैं वो लैंड सरफेस पर एक गर्मी क्रिएट करती हैं, वार्म टेम्परेचर यानी कि एक गर्म तापमान को बनाती हैं। एरियाज जहां पर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट करती हैं, द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड है यहाँ पर वर्ड, ठीक है। तो जो एरिया है जहाँ पर गर्मी और ठंडी जो करंट होती है मीट करती है ना एक जगह पे, वहाँ पे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है कि वहाँ पर आप बेस्ट तरीके से फिशिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से वो फिशिंग का एरिया है क्योंकि वहाँ पे गर्म और ठंडा ताकि दोनों मिल जाते हैं, तो वहाँ पे जो होती है वो फिशिंग का एरिया बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, फिशिंग वहाँ पे आराम से करी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटी देख ली, इसको भी देख लेते हैं कि कह रहे हैं कि 3/4 जो है वो बकेट है उसमें आप पानी भरिए, पानी भरने के बाद उसको आप गर्म कर दीजिए और गर्म करने के बाद उसमें इमर्शन रॉड लगा दीजिए एक साइड पे बकेट के, ठीक है। वहीं दूसरी साइड पर जो है वो एक आइस ट्रे को आप इंट्रोड्यूस करिए, जस्ट रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रीजर से आप निकाली हुई एक आइस ट्रे है, उसको आप जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए। एड अ ड्रॉप ऑफ रेड इंक, आप उसमें फिर एक लाल इंक की एक ड्रॉप उसमें डालिए और ऑब्जर्व करें द पाथ ऑफ करंट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो उस करंट पाथ को आप उसको फॉलो करिए। एक एक्टिविटी है, इससे आप ओशन करंट को और बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स, यानी कि जो सीज हैं जापान के पड़ोस में, नहीं जापान आपका यहाँ पर पड़ोस में आ गया, और जो ईस्टर्न कोस्ट है ऑफ द नॉर्थ अमेरिका का ऐसे ही एग्जाम्पल्स है। नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट कौन सा है, ये है नॉर्थ अमेरिका आपका, नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एरिया है इनके आसपास के जो इलाके होते हैं वो एक अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं फिशिंग के लिए, ठीक है। जो एरियाज जहाँ पर गर्म और ठंडे करंट मीट करते हैं वहाँ पर हमें एक्सपीरियंस करेंगे, एक फॉगी वेदर हम एक्सपीरियंस करेंगे जिसकी वजह से नेविगेशन जो है वो हमारा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। पीछे हमने ओशन करंट में दो एग्जांपल्स देखे थे, गल्फ स्ट्रीम के और लैब्राडोर की जो करंट थी उनके बारे में हमने एग्जाम्पल देखा था। ये रही हमारी गल्फ स्ट्रीम जो कि वार्म करंट ऊपर की तरफ जा रही है इक्वेटोरियल रीजन से, और ये लैब्राडोर जो कि पोलर रीजन से आ रही है ट्रॉपिकल रीजन की तरफ। ये हमने दो एग्जाम्पल्स का बुक इसमें ओशन करंट में हमने पीछे पढ़ा था। इसके अलावा और भी बहुत सी ओशन करंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, अलास्का करंट, कैलिफोर्निया करंट है, और ये है हमारी कैनरीज करंट है। इक्वेटोरियल करंट काउंटर करंट है। नीचे आप ये रीजन देख रहे होंगे, ये जितना भी रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सारी पोलर रीजन की तरफ की कोल्ड करंट आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये आपकी ओयाशियो जो है वो करंट है। इक्वेटर से जितने भी ऊपर की यहाँ पर ये क्यूशियो करंट है। तो ऐसी बहुत सी करंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं इस मैप में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक ओशन करंट का आपको समझ में आया होगा, क्योंकि चैप्टर हमारा हो गया यहाँ पर एंड। अब हम जो है वो अपने नए चैप्टर के साथ जल्दी मिलेंगे। इस चैप्टर की चैप्टर नंबर 5 की यहाँ पर ये एक्सरसाइजेस हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब हमारा अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम इसको पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा वो भी हमारा, ये भी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उम्मीद करता हूँ आपको समझाए होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है। अब हम चैप्टर से अपने चैप्टर 6 के साथ जल्दी ही मिलेंगे। वीडियो को हम यहाँ पर करते हैं एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।